रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज तक हमने इंटरमीडिएट लेवल का 11th और 12th के मैथ के सिलेबस का वीडियो बनाते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे शिष्य हैं जो बिहार के बाहर से भी हैं, कुछ बिहार के भी हैं, कुछ मधुबनी के लोकल के भी हैं। उन्होंने कमेंट भी किया और यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए थे कि सर आप कंपटीशन का भी मैथ पढ़ाइए, हम कंपटीशन का भी मैथ सीखना चाहते हैं आपसे ही। तो बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और उनके बातों को काटना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, मैं कंपटीशन का भी अब हर एक टॉपिक, हर एक दिन हर एक नए नए टॉपिक का वीडियो बना बनाकर डालता रहूंगा और आप तक अपनी सेवा पहुंचाता रहूंगा। ये मेरे जीवन का पहला कंपटीशन के क्षेत्र का वीडियो है। आज तक हमने कंपटीशन के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं सदा से सोचता था कि अपना 11th 12th की वीडियो बनाता रहूं और मेरा कोचिंग भी चलता है इंटरमीडिएट लेवल का ही। तो सोचे चलो अपने बच्चों तक अपनी सेवा का कुछ पहुंचाता रहूं, अपना फर्ज पूरा करता रहूं। लेकिन कुछ बच्चे का ये डिमांड था, तो चलिए मैं कंपटीशन के क्षेत्र में भी अब प्रतिदिन सूर्योदय के पहली किरण के साथ आपको नए टॉपिक का वीडियो भेजता रहूंगा और आप यहां से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसे मेथड से बताऊंगा, एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप आराम से बिना कोचिंग किए YouTube से ही पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन के मैथ में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता होगा, चाहे वो बेसिक हो या फिर एडवांस हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो या फिर डिटेल हो। हम सभी तरह से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, इजी वे से भी, हॉट ट्रिक के साथ भी। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो विपरीत परिस्थिति में भी जो डट के खड़ा हो और उसे सामना करे, यही तो वीरता है। तो चलिए, हम भी कंपटीशन के क्षेत्र में अब नया पहला वीडियो डाल रहा हूं और प्रतिदिन डालता रहूंगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो मैं एलसीएम एचसीएफ से ले रहा हूं, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक से, है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। इसका पहले पूरा थ्योरी देखेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए, फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। और किसी भी हायर एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप तैयारी करते हैं, खुद नहीं आपके बच्चे कर रहे हो, आपके परिवार के कोई लोग कर रहे हो, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है और अगर आपने मेरे बताए रास्ते पे चलने का प्रयास किया तो कंपटीशन का मैथ के हर एक टॉपिक को मैं आपको सिखा दूंगा, यहां सेव करवा दूंगा, यहां, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ना। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए सबसे पहले ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो तो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो, वही संख्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। जी हां, जैसे कि मान लीजिए कभी रहे कि 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य बताओ, है ना। तो क्या करना, क्या पूछ रहा है कि 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य बताओ। तो सबसे पहले क्या बताया था, क्या था परिभाषा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित हो। तो जैसे देखिए, अगर मैं कहूं किसी वजह से कि 24 होगा, किसी वजह से मैं कहूं 24 होगा, तो कहिएगा 24 ही क्यों होगा। तो 24 इसीलिए कि 24 8 से भी कट जाता है, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, 8 दिया 24 और 12 दूना 24। तो एक ऐसा वो 24 है जो इन दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित है।
क्या था, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो ये भी तो कट रहा है ना, मतलब ये होगा। अब एक प्रश्न है, ये छोटी सी छोटी संख्या का क्या मतलब? तो देखो भाई 24 से बड़ा भी एक संख्या है 48, जो क्या है 8 6 जा 48 और 12 4 जा 48, 8 छक्के 48 और 12 चौका 48 है ना। तो 48 भी है और भी है, नेक्स्ट आगे भी है, 72 भी है, बहुत सारा है। तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन सब में जो सबसे छोटी है 24 से अगर छोटा भी कोई ऐसा मिल जाए जो इन दोनों से डिवाइड होगा तो वो होगा, फिर 24 भी नहीं होगा। मतलब उन सबों में होने को तो बहुत ऐसा संख्या है जो 8 और 12 से कटेगा, लेकिन उन सब में वो संख्या जो इन दोनों से कटे और सबसे छोटी हो, वो संख्या एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं का। दोनों ही नहीं, 3 4 5 7 कितने भी हैं, उन सब का लघुत्तम समापवर्त यही होता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जैसे ये था, एक ले लेता हूं जैसे कि 6 और 12 का, सिंपल सा 6 और 12 का लघुत्तम। तो भाई देखो 12 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो इसका 12 होगा इससे। इस तरह से वैसी संख्या जो दोनों ही संख्याओं से, जो दो संख्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो जो संख्या दे रखा है ना, वैसी संख्या जो सबसे भाग लगे वो हमको खोजना है। तो हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए जो 6 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो इसको निकालने का तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, 6 और 12 आप इसको ऐसे करो तो हो गया 2 3 6 और फिर 2 छक्के 12, फिर 3 से लगाओ, 3 कम 3, 3 दूना 6 गुना करो तो 2 3 6 दूना 12, यानी आ गया 12, है ना। तो इस तरह से एलसीएम निकालने के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, एक क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि, है ना, भाग विधि द्वारा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, तो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कभी 2 3 4 संख्याएं दे रहे, क्यों पूछे उसका एलसीएम बताओ। जैसे 6 8 और 12 का लौसा बताओ, लघुत्तम समापवर्त बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे 6 का तो 2 3 6, यानी 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। 8 का तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 के पावर 3 का। 12 का 2 दूना 4 3 12, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। ये एलसीएम क्या होता है, जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हो गए उसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर वाला जो भी है उन सबों का गुणनखंड, तो गुणनफल, तो जो मैक्सिमम पावर वाला जो संख्या सबको गुना करो। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो ये गया काम से। यहाँ पे 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 2, तो ये भी गया। तो बस मैक्सिमम पावर है 2 का पावर 3। चलो फिर 3 तरफ, यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं, मतलब 0, यहाँ 3 के पावर 1, तो मैक्सिमम तो 3 के पावर 1। इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 या 24। इस तरह से 6 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। एक दूसरा प्रोसेस होता है भाग विधि द्वारा, है ना। ये भाग विधि क्या होता है, तो जैसे मान लो 6 8 और 12 का लॉस चाहिए हमें, है ना। तो क्या करेंगे, वही बात 6 8 और 12 को ऐसे करके लघुत्तम निकालेंगे। अब कितना से लगाएं, तो याद रखिए ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करता हो। तो जैसे 2 से 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, तो कम से कम से शुरू करते। तो पहले 2 लगा दिए, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। अब सोचना है किससे लगाऊं, 2 से, तो 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो कोई ऐसा 2 तो है ना, कोई भी 2 संख्या तो है ना जो कट रहा है, तो लगाओ। तो 2 से तो 2, 3 में तो लगेगा नहीं, तो 3 का 3 है, 2 दूना 4, 2 3 6। अब सोचो 2 से, तो 2 से केवल एक ही 2 ही कटेगा केवल, दूसरा कोई नहीं, तो 2 से नहीं लगा सकते, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। अब 3 से लगाओ, तो हो गया 3 3 3 एकम 3, फिर 2 और 3 एकम 3। अब तो कुछ नहीं लग रहा है, तो सबका गुना करो। तो यहां से शुरू करो, तो 2 गुने 3 गुने ये वाला 2, इस तरह से हो गया आपका 2 दूना 4 या 12 दूना 24, है। कभी कभी आपको लघुत्तम समापवर्त निकालते समय ऐसा आएगा कि वो घातांक के रूप में होगा, है ना। जैसे कभी रहेगा 5 के पावर 6, दूसरा होगा 5 के पावर 3, फिर होगा 5 के पावर 7, 5 के पावर 9,
5 के पावर में फिर 17, है ना। इस तरह से कहेगा इसका लॉसॉ बताइए, इसका लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो ध्यान रखिए कि अगर आधार सबका बराबर हो, अगर आधार सबका बराबर हो, वैसे स्थिति में जिसका घात सबसे ज्यादा होता है वही इन सभी का लॉसॉ होता है। तो यहां पे देखिए 5 के पावर 6, 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, 5 के पावर 9, 5 के पावर 17। जी हाँ, सबके आधार में 5 ही है। तो जहां पे पावर सबसे ज्यादा है वो इसका लॉसॉ होगा। तो स्पष्ट है कि इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इसका लॉसॉ हो गया 5 टू दी पावर 17। जैसे कभी रहे 5 के पावर 6 और 2 के पावर 3 का लॉसॉ बताओ। ठीक है, तो याद रखिए अगर आधार बराबर नहीं हो और दोनों में कोई चीज कॉमन भी नहीं हो, जैसे यहां पे रहता 2 के पावर 3 और यहां पे रहता 8 के पावर 4, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 इधर भी आधार में 2 इधर इस आधार में भी, तो वहां पे नहीं। अगर आधार में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो और घातांक के रूप में हो, वैसे स्थिति में दोनों संख्याओं का गुना ही उसका लघुत्तम समापवर्त होता है। तो इसका लॉसॉ हो गया 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 3। इसी लॉसॉ में एक और आता है दशमलव, है ना। अगर कभी दशमलव के रूप में हो तो कैसे करते हैं, जैसे कभी क्या रहेगा कि 5 दशमलव, जैसे 0.5, 2.5, 1.25 का लॉसॉ बताओ। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 0.5, 2.5 और 1.25 का लॉसॉ बताइए। तो वैसे स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक कितने अंक हैं वो पता करो। तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो अधिक से अधिक जितने अंक हो उतने जीरो से, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 पर 2 जीरो बैठा करके सब में गुना कर देंगे, जो करेंगे सब में। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा ही रहता तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है सब में, तो बस 1 पर 1 ही जीरो से गुना करते, है ना। लेकिन इसमें तो ऐसा था, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में क्या करेंगे 100 से गुना, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक 1 पर उतने जीरो बैठा करके सब में गुना कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया आपका, यानी ये हो गया 250 और ये हो गया 125। तो चलिए 50, 250 तथा 125 का लॉसॉ हो गया आपको 250, है ना। अब क्या करेंगे, लॉसॉ तो आप क्लियर हो गया, लॉसॉ हो गया 250, लेकिन अभिष्ट लॉसॉ जो हमको चाहिए था वो क्या होगा, अभिष्ट लॉसॉ बराबर, मतलब जितना से गुना किए थे ना सब में उतना ही से जो प्राप्त हुआ उसमें भागा दे दो। तो 250 प्राप्त हुआ और हम 100 से समय गुना कर 100 से भागा दे दिए, हो गया आपका 2.5। ये आपका अभिष्ट लॉसॉ है, मतलब इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, दशमलव वाले संख्याओं का लॉसॉ निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए दशमलव वाले संख्याओं का लॉसॉ कैसे निकाले थे। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक कितने अंक हैं। दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंक हो 1 पर उतने ही जीरो बैठा करके सब जगह गुना कर देंगे, वहां से एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। उन पूर्ण संख्याओं का लॉसॉ निकाल लीजिए, जो लॉसॉ निकलेगा उसमें उतना ही से भाग देना है जितना से हमने गुना किया था, जो प्राप्त होगा वो उस अभिष्ट संख्याओं का लॉसॉ। चलिए अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, HCF। HCF क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखा और उसका महत्तम पूछे, महत्तम समापवर्तक पूछे, तो वो संख्या उसका आंसर वही होगा जो क्या होगा, तो जो भी संख्या दे रखा है ना सबको डिवाइड कर दे। जैसे कहें तो अगर कोई पूछ दे कि 4 और 18 का मौसा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो सोचना है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे। सोचेंगे 100 का 4, 1 18, लेकिन उससे बड़ी भी है क्या, तो 2 दूना 4, 2 में 18। इससे बड़ी भी है क्या, तो 4, तो 4 1 4, 4 से 18 नहीं कटेगा। तो इसलिए ऐसी संख्या जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है।
इस तरह से 4 और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 होगा, है ना। तो ये होता है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए फिर से 2 तरीके होते हैं। पहला वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक देखते हैं। तो इसी दोनों संख्या को चेक कर लीजिए, 4 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो क्या करेंगे, 4 को पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 2। 18 को क्या लिखेंगे, 2 तिया 6 तिया 18, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। अब ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंडों में अगर कोई चीज कॉमन है तो ही, जो सब जगह मिल रहा हो। तो देखिए 2 के पावर 1 यहां भी, 2 के पावर 1 यहां भी, क्योंकि पावर 2 है। तो 2 के पावर 2 में 1 तो है, या इसको ऐसे समझिए, जो अगर सेम पावर हो तो जो सबसे कम पावर वाला है वो होता है। तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर, तो इधर 3 के पावर है ही नहीं तो वो नहीं लिखेंगे, जो दोनों में मिलना चाहिए और दोनों में मिले भी, साथ साथ दोनों में जो सबसे कम पावर होगा वो होगा। तो इसका क्या हो गया, 2 के पावर 1 यानी 2। तो अभी हमने देखा भी था कि 4 और 18 का मतलब 2 होता है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक होता है भाग विधि द्वारा। भाग क्या होता है, जैसे 4 और 18 का, यही पूछ रहा था ना कि 4 और 18 का आप मतलब बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भागा देंगे। जैसे 4 से दे दिया 18 में, तो भागा वो जो जनरल गुना भाग होता है उस तरह से नहीं, पहले 4 से दिया 18 में, तो 4 चौक 16, 16 हो गया, कट यानी रेस्ट हो गया 2। अब ये वाला चीज वहां उतरेगा, है ना। तो फिर 2 दूनी 4, तो जितना यानी ये भाजक जो था वही हमारा आंसर होता है ना। जैसे कभी रहे दूसरा कहें, जैसे 4, 18 और 26 का मौसम बताओ। तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी में, तो पहले 4 से 18 में दिए, तो 4 चौक 16, 16 का हो गया 2। फिर यहाँ पे ये वाला 4 वहां उतरा, है ना, ये वाला 4 उतरा, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो इसका हो गया 2 जो भाजक है। अब 2 से फिर 26 में करो, तो 2 से 26 में, 2 से 2 13 26 कट गया, यानी ये जो भाजक होता है ना वही हमारा मौसम होता है। तो इस तरह से मौसम 2 तरीके से निकाल सकते हैं रहता है। तो चलिए मैं देखता हूं कि अगर कभी घातांक के रूप में हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे कभी रहे 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8 का मौसम बताइए। तो अगर आधार सबका बराबर हो, अगर कभी आधार सबका बराबर हो और तब उसका पूछे मौसम बताओ, तो जहां पे सबसे कम घात है, जहां पे पावर सबसे कम है वो उसका मौसम होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, यहाँ 2 के पावर में 6 है, 2 के पावर में 8 है, तो सबसे कम घात यहाँ पे 2 के पावर 4 का, ये उसका मौसम हो गया इस संख्याओं का। कभी कभी आधार नहीं मिलते रहता है। जैसे कभी क्वेश्चन रहे कि 2 के पावर 4 और 3 के पावर 5 का मौसम बताओ। तो आधार अगर नहीं मिले और मौसम पूछे, मौसम वाला मैं खास करके लौसा नहीं पूछ रहा हूं, महत्तम समापवर्तक बोल रहा हूं, महत्तम समापवर्तक। अगर महत्तम समापवर्तक में आधार नहीं मिले और घातांक के रूप में हो, तो याद रखें इसका डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अगर आधार नहीं मिले तब। 0.5, 2.5, 1.25 का मौसम बताओ। तो वही बात सबसे पहले ये पता करेंगे कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंक हो 1 पर उतने ही 0 के साथ गुना करेंगे, जैसे कि लॉसो में देखे थे। तो इसमें क्या है, अधिक से अधिक 2 अंक, इसमें हम फिर 1 पर 2 0 मतलब 100 से सब में गुना किए। तो क्या हो गया, ये 50 25 यानी 250 और हो गया 125। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का पहले मौसा निकालेंगे। 50, 250 और 125 का मौसा निकाल देते हैं। फिर जो निकलेगा मौसम उसमें 100 से भागा दे देंगे। देखिए कि 50, 250 और 125 का जब मौसम निकालते हैं तो इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 25, है ना। तो अब ये तो हो गया इस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, लेकिन हमारा तो ये है, तो अभिष्ट मौसम बराबर होगा जो निकला उतना में जितना से गुणा किए थे सब जगह 100, उससे भागा दे देंगे। तो जो प्राप्त हुआ ना वो अभिष्ट मौसम है, वही इन संख्याओं का, दशमलव वाले संख्याओं का मौसम होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, पूछेगा भिन्न का मौसम बताओ, भिन्न का लौसव बताओ, मतलब भिन्न का लौसव बराबर।
तो अगर कभी भिन्न क्या होता है, जो कुछ बट्टा कुछ रहे दशमलव रहेगा 25 बट्टा 10, 2.5 बट्टा 9.6, इस तरह से भिन्न के रूप में कुछ बट्टा कुछ तो भिन्न के रूप में रहेगा। तब पूछेगा उसका लॉसव बताओ। तो भिन्न का लॉसव बराबर होता है अंश का लॉसव बट्टा में हर का मौसम, है ना। कहने का मतलब ये कि भिन्न का अगर लॉसव पूछेगा, तो अगर लॉसव पूछा तो ऊपर वाले का वही जो पूछेगा, लॉसव पूछा तो ऊपर वाले का लॉसव, नीचे वाले का मौसम। अगर भिन्न का मौसम पूछ दे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का मौसम बट्टा नीचे वाले का लॉसव, है ना। मतलब अगर भिन्न में मौसम पूछे भिन्न का, तो अंश का मौसम नीचे का लॉसव। अगर अंश का भिन्न का अगर लॉसव पूछे तो अंश का लॉसव हर का मौसम। कहने का मतलब इसमें सवाल बनाते वक्त कभी कभी अपवर्त यानी गुणज की चर्चा होती है ना, यानी मल्टीपल का। तो ये क्या होता है, तो किसी संख्या का अपवर्त वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णता भाग लग जाता है। मतलब किसी संख्या का अपवर्त वो संख्या होगी जिसमें क्या होगा, तो उन संख्याओं से भाग लगेगा। जैसे कभी 3 का मल्टीपल पूछे, 3 का गुणज पूछे, 3 का अपवर्त पूछे, तो क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, 15, 18, 21, 24, है ना। उस तरह 4 का अपवर्त तो 4, 8, 12, 16, 24, है ना। एक होता है अपवर्तक, जिसको गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर। ये गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या होती है, चलो देखो, किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे कि अगर 8 का अपवर्तक पूछे तो 8 देखिए 1 से भी कटेगा, 1 होगा उसका गुणनखंड। अगर 2 से भी कटेगा 8 तो 2 भी होगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। उसी तरह जैसे 42 का अपवर्तक, तो 1 से भी कट रहा है 42, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से भी, 14 से भी, 21 से भी, 42 से भी। तो ये होता है अपवर्तक। किसी संख्या का अपवर्तक वो संख्या जो भी संख्या उस संख्या में भाग लगा दे, वो सभी संख्याएं उस संख्याओं का अपवर्तक होता है ना। चलिए फिर एक इसमें आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी दो संख्याएं x तथा y सह अभाज्य कहलाती है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। जी हाँ, ऐसे दो संख्या को लेना जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वैसी दो संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 9 का महत्तम समापवर्तक 1, इस प्रकार 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 7 और 11 का महत्तम समापवर्तक 1, इसलिए 7 और 11 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 7 का महत्तम समापवर्तक 1, इसलिए 2 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इत्यादि, है ना। चलो एक इसमें आप ये जानते हैं या फिर जानिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, वो उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और गुणे महत्तम समापवर्तक के बराबर होते हैं। अर्थात दो संख्याओं का लघुत्तम निकाल लो, फिर दो संख्याओं का महत्तम निकाल लो, उनको अगर गुना करते हैं तो वही प्राप्त होगा जो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ था, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लघुत्तम गुणे महत्तम किन्हीं दो संख्याओं का बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का। तो एक तरह से ये सवाल में बहुत काम आता है। ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इतना है, उनमें से एक संख्या अगर ये है तो दूसरी क्या होगी, तो इसको फॉलो करेंगे, है ना। चलिए एक चीज याद रखने के लिए है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो होता है ना, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वो उन्हीं दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से पूरा कट जाता है। तो इस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित लगभग सारे रूल्स को समझ लिए हैं। अब आप अपने जो भी बुक है आपके पास, जिस भी किताब से आप तैयारी करते हैं, उस बुक के एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को, एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, बनाइए, निसंदेह पूरा बनेगा, है ना। बाकी हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। देखते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ के साथ। और आप अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ हम आपको नया वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, नया वीडियो डालते रहेंगे और आप तक नोटिस पहुंचती जाएगी। आप डेली बाय डेली नए टॉपिक को सीखते चलेंगे। तो जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हमारी नोटिस आप तक नहीं जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल
यूनिक मैथ के साथ। अगर आपको किसी विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे जुड़ सकते हैं और हमें सलाह दे सकते हैं।